पहले आपको 1 से 15 तक क्वेश्चन है करवा दिए कक्षा 10 के, जो 7 मई के बाद होने वाली परीक्षा है। अब आगे 16 से लेकर 40 तक क्वेश्चन कराऊंगा मैं। हाँ जी हाँ, सभी को। तो आप सभी अपनी अपनी कॉपी निकाल लें और उसमें नोट करते जाएं। और ये रीट और सामान्य ज्ञान और पटवारी की जो तैयारी करें उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, बिना किसी समय गवाए हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना आगे का क्वेश्चन। 15 के बाद था 16 नंबर क्वेश्चन, मुद्रा दायनी फसलों से आप क्या समझते हैं। तो उसका जवाब था, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बनाया मैंने, व्यावसायिक या औद्योगिक है फसलें जिनका उपयोग व्यावसायिक कार्यों के लिए किया जाता है। उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है, इन्हें मुद्रादायनी फसलें भी कहा जाता है। अर्थात ऐसी फसलें जिनका उपयोग उद्योगों के अंदर कच्चे माल के रूप में किया जाता है, वह फसलें मुद्रादायनी फसलें कहलाती है। उसके बदले में हमें रुपया या मुद्रा प्राप्त होते हैं। आगे, खनिज से क्या आशय है। खनिज से क्या आशय है। साधारण तौर पर अगर इसकी अपने बात करते हैं, भूगर्भ से खोद के निकाली गई वस्तु खनिज कहलाती है। और अपना जो आंसर है वो देखिए, खनिज से तात्पर्य है भूमि से खनन क्रिया द्वारा, अर्थात खोद के निकाली गई क्रिया द्वारा निकाले गए रासायनिक या भौतिक गुणों वाले उन पदार्थों से होता है जो मानव के लिए उपयोगी होते हैं। जिनका कोई आर्थिक मूल्य हो उन्हें खनिज संसाधन कहा जाता है। जिनका आर्थिक अर्थात जिसको बेचने के बाद उससे धन की प्राप्ति होती हो, तो इस प्रकार के जो बहुमूल्य वस्तुएं हैं जिनको भूगर्भ से खोद के निकाला जाए उन्हें क्या कहा जाएगा, खनिज कहा जाएगा। भारत में लोहा इस्पात उद्योग का प्राचीनतम प्रमाण कौन सा है। सबसे पहले लोहे का प्रमाण कहाँ मिलता है और किस में मिलता है। तो ये देखो, मेहरौली का लोह स्तंभ प्राचीन काल से भारत लोहा इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध रहा है। इसका उदाहरण है मेहरौली का लोहा स्तंभ, दिल्ली में कुतुब मीनार के पास स्थित है। तो जो लोहा स्तंभ है मेहरौली का, वो कहाँ स्थित है, कुतुब मीनार। और कौन से स्थान पे, नई दिल्ली के अंदर, नई दिल्ली के अंदर है। तो इसमें ये क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन भी बन सकता है इसमें से, कि जो मेहरौली का लोह स्तंभ है कहाँ स्थित है। तो आपको बताना क्या है, नई दिल्ली, नई दिल्ली। और किसके कहाँ है, कुतुब मीनार के पास में मेहरौली का लोहा स्तंभ। आगे क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या वृद्धि या परिवर्तन के 3 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। जनसंख्या वृद्धि या परिवर्तन लाने वाले 3 घटक कौन कौन से हैं या 3 कारक कौन कौन से हैं। ये देखिए, तो पहला इसमें जन्म दर। जब जन्म दर अधिक होती है और मृत्यु दर कम होती है तो जनसंख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। दूसरा है मृत्यु दर। अगर जन्म दर से ज़्यादा मृत्यु दर होगी तो क्या होगी, जनसंख्या घट जाएगी। प्रवास और आवास, जब कोई व्यक्ति बाहर से आता है तो वो क्या कहलाता है, आवास। और यहाँ से जब कोई व्यक्ति एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पर चला जाता है तो वो क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। तो प्रवास के दौरान अगर किसी एक क्षेत्र से प्रवास ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ की जनसंख्या क्या होगी, घटेगी। जनसंख्या में परिवर्तन आएगा, बदलाव आएगा। अगर वहाँ से आवास या अपने यहाँ आगमन ज़्यादा होगा, आवास होगा ज़्यादा आके, तो वो क्या कहलाएगा, जनसंख्या बढ़ेगी। निरपेक्ष गरीबी की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। निरपेक्ष गरीबी की अवधारणा को बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 नंबर का अब की बार 10वीं क्लास में आने की पूर्ण चांस है इसका। निरपेक्ष गरीबी का निर्धारण करते समय मनुष्य की पोषक, ये पोषक इस तरह से लिखना है, पोषक तत्व। निर्धारण करते समय मनुष्य की पोषक आवश्यकताओं तथा अनिवार्यताओं के आधार पर आय तथा उपयोग के व्यय यानी कि खर्च
के न्यूनतम स्तर का ज्ञात किया जाता है। न्यूनतम स्तर को ज्ञात किया जाता है। आगे देखिए, पतंजलि किस शासक के काल में हुए थे? पतंजलि किस शासक के काल में हुए थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पटवारी की, रीट की, फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की, तमाम राजस्थान की जो भर्तियां हैं उनकी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो ये देखिए, बिल्कुल आसान तरीके से ऑब्जेक्टिव टाइप से मैं तो आपको समझाने वाला हूँ। पतंजलि किस शासक के काल में हुए थे? पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुए थे। जी हाँ, इसका आंसर होगा पुष्यमित्र शुंग के काल में हुए थे। जिनका कालक्रम क्या था? 195 ईस्वी पूर्व से, अर्थात ईसा से भी पूर्व, 195 ईस्वी पूर्व से 142 ईस्वी पूर्व के बीच माना जाता है। पतंजलि प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध ऋषि थे और वह एक महान चिकित्सक भी थे। तो इसमें देखिए, पतंजलि किसके शासनकाल में हुए? तो ये हुए थे पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में। और उनका शासनकाल पूछ ले तो 195 ईस्वी पूर्व से, ईस्वी नहीं, ईस्वी पूर्व से 142 ईस्वी पूर्व के बीच माना जाता है। और जो एक चिकित्सक भी थे, यानी कि डॉक्टर भी थे, भारत के महान डॉक्टर। यह भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हेमू ने कौन सी उपाधि धारण की थी? हेमू ने कौन सी उपाधि धारण की थी? हेमू ने राजा विक्रमजीत की उपाधि धारण की थी, जिसने 16वीं शताब्दी में भारत पर राज किया था। हेमू का जन्म हरियाणा के रेवाड़ी के एक सामान्य परिवार में हुआ था। शेर शाह सूरी के वंशज आदिल शाह के दरबार में प्रधानमंत्री था। तो हेमू के बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहता हूँ। हेमू ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो हेमू ने की थी राजा विक्रमजीत की उपाधि। और उनका शासनकाल कौन था? कौन से समय में था? 16वीं शताब्दी में। और हेमू का जो जन्म है वह हरियाणा के रेवाड़ी, गुड़गांव से 40 किलोमीटर 30 किलोमीटर के आसपास इधर है रेवाड़ी, वहाँ हुआ था। एक सामान्य परिवार में, बिल्कुल ही सामान्य परिवार में हुआ था। शेर शाह सूरी की जो पीढ़ियाँ थी, उन पीढ़ियों के अंदर एक राजा हुआ था जिसका नाम था आदिल शाह। आदिल शाह के दरबार के अंदर वो क्या थे? प्रधानमंत्री थे, हेमू विक्रमादित्य। हेमू विक्रमादित्य के बारे में एक बात और बताना चाहता हूँ कि हेमू विक्रमादित्य ने 22 युद्ध लड़े थे। कितने युद्ध लड़े? हेमू विक्रमादित्य ने 22 युद्ध लड़े थे और 22 युद्धों के अंदर वह विजयी रहा। लेकिन जब अफगान सेनापति हेमू की गर्दन पर तीर लगा, तो तीर लगने के बाद वह बेहोश हो गया था हेमू विक्रमादित्य। और बिहार का जो शासक था आदिल शाह का सहयोगी हिंदू सेनापति था कौन? हेमू विक्रमादित्य। 22 युद्ध इसने जीते थे और इसकी जो उपाधि थी वह थी हेमू विक्रमादित्य। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वह होता है जिसमें जनता स्वयं भाग लेती है, और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वह होता है जिसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि सरकार का संचालन करते हैं। तो वह क्या कहलाता है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो अपने यहाँ प्रश्न दिया गया है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का, तो उसको देखते हैं। जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, चाहे वह सांसद हैं, चाहे विधायक हैं, सरपंच से लेकर सांसद तक या राष्ट्रपति तक, ये उसमें जो भाग लेते हैं और सरकार चलाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? वो किस में आता है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंदर। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव है, उसमें जनता स्पष्ट तौर पे भाग नहीं लेती, जो चुने हुए प्रतिनिधि है वह उसका चयन करते हैं।
और जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, विधायक हैं या सांसद हैं, तो वो इसमें भाग लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल की अध्यक्षता कौन करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल की जो अध्यक्षता है वह कौन करता है? तो ये करता है भारत का प्रधानमंत्री। भारत का प्रधानमंत्री करता है। आगे क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। बैराज से क्या तात्पर्य है? तात्पर्य देखो है कि नदी के प्रवाहित अर्थात बहने वाले होने के मार्ग में उनके प्रवाह की दिशा को परिवर्तित करते हुए इसके पानी को नहर प्रणाली द्वारा विकसित करने के लिए बनाया गया तटबंध बैराज एक प्रकार का बांध होता है। इसमें बड़े बड़े द्वारों की एक श्रृंखला होती है। बैराज क्या है? एक प्रकार का बांध ही है। भारत में बागानी फसलें कौन कौन सी हैं? तो भारत में बागानी फसलें हैं चाय, नारियल, सुपारी, काजू व गरम मसाले। ऐसी फसलें जिनको बागानों में उगाया जाता हो उन्हें बागानी फसलों के नाम से जाना जाता है। तो वो फसलें हैं भारत के अंदर चाय, नारियल, सुपारी, काजू व गरम मसाले। और गरम मसाले कहाँ होते हैं? भारत के अंदर, केरल के अंदर। भारत में सर्वाधिक कौन सा लोहा अधिक पाया जाता है? आंशिक नहीं है, ये अधिक है, गलत फिटिंग है, ये अधिक है, अधिक पाया जाता है। तो हेमेटाइट जो लोहा है वह अधिक पाया जाता है। और कितना पाया जाता है? 9,602 मिलियन टन। 9,602 मिलियन टन पाया जाता है। पूर्व का बोस्टन के नाम से भारत के कौन से शहर को पुकारा जाता है? तो अहमदाबाद को। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जयपुर, जिसकी जो जनसंख्या है 66,63,971 है। और जिसको मिलियन में अगर लिखेंगे तो 6.626 मिलियन जनसंख्या है। राजस्थान की कुल जनसंख्या है वह है 6,85,48,437। इम्पोर्टेंट है। जयपुर जिला है सबसे ज़्यादा जनसंख्या में राजस्थान का, और जिसकी जनसंख्या है 66,63,971। और राजस्थान की अगर जनसंख्या पूछी जाए तो ये है राजस्थान की जो जनसंख्या 6,85,48,437। आगे 30 नंबर क्वेश्चन है। कृषि के क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी अधिक पाई जाती है? कृषि के क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी अधिक पाई जाती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी वह है जिसमें व्यक्ति कार्य तो अधिक करता है लेकिन उसका लाभ उसे कम मिलता है। अर्थात काम तो ज़्यादा करता है लेकिन उसका जो लाभ है वह क्या होता है? उसको काफ़ी कम होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सामान्य ज्ञान के लिए भी। समाहर्ता नामक अधिकारी का क्या कार्य था? तो आय का लेखा जोखा रखना व राज्य का वार्षिक बजट तैयार करना। समाहर्ता जो अधिकारी होता था उसका कार्य क्या था? उसका कार्य था आय का लेखा जोखा रखना और वार्षिक बजट है वह तैयार करना, यह कार्य था। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई? पानीपत की दूसरी लड़ाई, ये हेमू विक्रमादित्य से संबंधित क्वेश्चन आ गया है। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हुई थी। कब हुई थी? 5 नवंबर 1556 को उत्तर भारत के हिंदू शासक हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर के सेनापति खान जमान और बैरम खां के बीच हुई थी। बैरम खां के लिए यह एक निर्णायक जीत थी। बैरम खां किसका सेनापति था? बैरम खां किसका सेनापति था? अकबर का। और खान जमान भी किसका था? अकबर का। और जबकि जो हेमू विक्रमादित्य है वो उत्तर भारत का हिंदू शासक था। तो इसको एक बार अपने देखते हैं। तो पानीपत की अगर लड़ाई पूछी जाए तो कौन से सन में हुई थी? 1556 में। कब हुई थी? 5 नवंबर 1556 को। हेमू विक्रमादित्य या हेमचंद्र विक्रमादित्य और उसका जो सेनापति था अकबर का,
खान जमान और बैरम खां के बीच में। बैरम खां के लिए ये निर्णायक युद्ध था, अर्थात इसके अंदर हेमू विक्रमादित्य मारा गया था। प्रत्यक्ष लोकतंत्र पहले अपने पढ़ा था अप्रत्यक्ष लोकतंत्र और अब है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या था, जनता के जो प्रतिनिधि है वह सरकार चलाने का कार्य करते हैं। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंदर देखिए जिसमें जनता सेवा भाग लेती है, सेवा नहीं सेवा गलत हुआ है, क्या करती है जनता सेवा भाग लेती है। अब दिखाई दे रहा है सभी को। ये है सेवा यानी कि खुद, जिसमें जनता सेवा भाग लेती है और एक विधेयक से लेकर सारा कार्य जनता की मौजूदगी में किया जाता है। यह व्यवस्था केवल स्विट्जरलैंड में ही है। अर्थात राज कार्य जितना भी कार्य है सरकार संचालन का, वह सारा जो कार्य है उसमें भाग लेना पूरी जनता को अधिकार दिया गया है, जिसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधि नहीं जाते, स्वयं जनता ही इसके बारे में सारे फैसले लेती है। एक विधेयक से लेकर कुछ भी जो बजट है, जो कोई योजना का प्लान करना है, योजना बनानी है, तो उस सभी का जो निर्णय है उसमें जनता की मौजूदगी में किया जाता है, तो वो है प्रत्यक्ष। लेकिन ये केवल एक ही देश के अंदर है, वो देश है स्विट्जरलैंड। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो भारत का उपराष्ट्रपति। पदेन अर्थात जो भारत का राष्ट्रपति बन गया तो वह क्या हो गया, राज्यसभा का क्या बन गया, सभापति। राज्यसभा का सभापति बन गया। अर्थात भारत का जो उपराष्ट्रपति है उसको पदेन अर्थात पद की देन, पदेन अर्थात पद की देन, अर्थात उसे एक पद ऑटोमेटिक ही मिल जाता है। तो वह कौन सा है, पद सभापति। और भारत का उपराष्ट्रपति है वही सभापति होता है। गढ़गड़ीसर व गजरूप सागर झील किस जिले के अंदर है, तो ये जैसलमेर जिले में है। गजरूप सागर एक कृत्रिम जलाशय, कृत्रिम अर्थात जिसे मनुष्य ने बनाया है, तो वह क्या है, कृत्रिम। और जो अपने आप प्रकृति द्वारा बना होता है तो वह क्या कहलाता है, प्राकृतिक जलाशय। यह राजस्थान के जैसलमेर नगर के उत्तर और पूर्वी भाग में, जैसलमेर जो जिला है और उसका जो नगर है, शहर है, उसके उत्तर और पूर्व की तरफ जैसे ही हम जाते हैं तो वहाँ इस जलाशय का जो निर्माण है किया गया। इस जलाशय का निर्माण महाराजा गज सिंह ने करवाया था। ये तो बिल्कुल ही आसान है। सिंचित कृषि से क्या तात्पर्य है, सिंचाई मिट्टी को कृत्रिम रूप से पानी देकर उसमें उपलब्ध जल की मात्रा में वृद्धि करने की क्रिया है। आमतौर पर इसका प्रयोग फसल उगाने के दौरान या शुष्क क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में वर्षा न होने की स्थिति में किया जाता है। राजस्थान में ईंधन खनिज किन किन जिलों में पाए जाते हैं, तो ईंधन खनिज पाए जाते हैं बाड़मेर, नागौर, बीकानेर, जैसलमेर और श्रीगंगानगर में। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार फिर से देख लो जीके के लिए भी। बाड़मेर, नागौर, बीकानेर, जैसलमेर और श्रीगंगानगर में। ये भी जनसंख्या से संबंधित क्वेश्चन है, बिल्कुल ये आसान है, हर कोई बच्चा बता देगा इसको। भारत में जनसंख्या कितने वर्षों के अंतराल में होती है, तो ये 10वीं क्लास में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसमें मैंने आपके इसमें क्वेश्चन में शामिल किया है प्रश्नों में। 10 वर्षों के अंतराल से की जाती है, ये लगभग सभी को आता है। राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग किन किन जिलों में है, तो राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहा जाता है। राजस्थान की सबसे बड़ी जो मिल उमेद मिल जो पाली के अंदर है, और राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल है उसका नाम था जय कृष्णा मिल लिमिटेड, ब्यावर अजमेर के अंदर है। तो ये देखो एक बार इसको ऑब्जेक्टिव टाइप से पढ़ लेते हैं। राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो भीलवाड़ा को। भीलवाड़ा को क्या कहा जाता है, राजस्थान का मैनचेस्टर। राजस्थान की सबसे बड़ी मिल कौन सी है, तो
उमेद मिल जो कहाँ है, पाली जिले के अंदर। राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल कौन सी है, प्रथम, राजस्थान की प्रथम, भारत की प्रथम नहीं, राजस्थान की प्रथम सूती मिल है जय कृष्णा मिल लिमिटेड, जो कहाँ है, ब्यावर, और ब्यावर कहाँ है, अजमेर के अंदर। छिपी हुई बेरोजगारी, अंतिम क्वेश्चन आपका, छिपी हुई बेरोजगारी क्या है। स्थिति या लोग प्रत्यक्ष रूप से कार्य कर रहे हैं परंतु यह सब इनकी क्षमता से कम कार्य करते हैं, इस प्रकार की अल्प बेरोजगारी छिपी हुई बेरोजगारी कहलाती है। अर्थात इसमें देखिए क्या कह रहा है, प्रत्यक्ष रूप से कार्य कर रहे हैं परंतु यह सब इनकी क्षमता से कम कार्य करते हैं, अर्थात इनकी क्षमता तो है अलग ज़्यादा कार्य करने की, लेकिन इनको जो काम है वह क्या मिल रहा है, काफ़ी कम मात्रा में मिल रहा है, लेकिन उसका जो महताना उतना उसको उनको नहीं मिल पाता है। तो इस प्रकार की जो बेरोजगारी है वह क्या कहलाती है, छिपी हुई बेरोजगारी। तो ये थे आपके 16 से लेकर 40 तक क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन जो आपके मैंने करवा दिए हैं 10 नंबर के आने वाले हैं कक्षा 10 के अंदर, और इनको वीडियो के 1 या 2 या 3 बार देख लोगे ये आपको हो जाएंगे याद, और बाकी आपको किताब से याद करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी में से ये 10 क्वेश्चन आएंगे आपके, और पक्का आएंगे 99%, और इनको आप एक अच्छी तरह से 2-3 बार इस वीडियो को देख लीजिए। और उसके बाद आपके लिए कल लेके आऊँगा लघुत्रात्मक क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको आने वाले हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर भी करना अपने सहपाठियों को, जितने भी कक्षा 10 से जुड़े हुए बच्चे हैं, या रीट या सामान्य ज्ञान और या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो अब मैं चाहूँगा इजाज़त, नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।